अस्सलामुअलैकुम, जिंदाबाद पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं हूं मुदस्सिर इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल 73 साल में कैसी गुजरी। 74 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तान अभी भी उन तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त से भी आगे नहीं निकल पाया है जिसे तरक्की याफ्ता ममालिक की जानिब जो ममालिक गामजन हैं। वजूहात क्या हैं? आज की इस सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, आज की ट्रांसमिशन में, कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ वक्त के साथ मुआशी आशारिये ऊपर जाने के बजाय तेज़ी से नीचे गए हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि हम ऐसा मुल्क हैं जिसका मुआशी तौर पर माजी सुनहरा, लेकिन इस वक्त हाल बेहाल है। 1992 वो मुल्क जिसका शुमार दुनिया की उभरती मईशतों में होता था, आज वही मुल्क फिर से मुआशी बहरान से उभरने की कोशिशों में है। लेकिन ऐसा हुआ क्या कि हमसे आखिर गलती कहाँ हुई है? क्यों हमारी मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही है? हम वही मुल्क जिन्होंने 60 की दिहाई में तरक्की के मनाजिल तय की, तो आज क्यों हम इस तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल, वो 5 साला मंसूबे जिन्होंने पाकिस्तानी मईशी तरक्की की बुनियाद डाली थी, वो 5 साला मंसूबे कहाँ गए? आज हम कोई भी 5 साला मंसूबा नहीं देख रहे हैं। इसी पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट होगी। और पाकिस्तान में ये जो माशी तरक्की के एक तरफ हर हुकूमत दावे करती है, लेकिन जब वो हुकूमत जाती है, आने वाली हुकूमत बताती है कि यहाँ सूरत हाल यकसर उन दावों से मुख्तलिफ है। तो आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बड़े सीनियर पैनलिस्ट मौजूद हैं। सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी। पाकिस्तान के सूबाई साबिक वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, माशरतदान हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। शाहिद साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सवाल बड़ा सादा है कि हम 74 साल में आज जहाँ खड़े हुए हैं, अगर हम 60 की दिहाई की बात या उसके बाद की बात करते हैं तो पाकिस्तान मुआशी तौर पर बेहतरी की जानिब स्टार्ट था, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता और फिर उसके बाद एकदम तेज़ी के साथ पाकिस्तान जो है वो बड़ी नीचे आया है। बुनियादी क्या वजूहात हैं कि तमाम मईशत इधर उधर की इर्द गिर्द की वो उभर रही हैं और हम नीचे दब रहे हैं? देखिए, मैं पहले आपसे ये अर्ज कर दूं कि चूंकि आप ये प्रोग्राम आज़ादी के मौके पे कर रहे हैं, तो कुछ बुनियादी जो हमारी कामयाबियां हैं उनको 2-4 मिनट में दोहराना मेरे ख्याल से मुनासिब होगा जी। मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायद आज़म की बलबल अंगेज़ क़यादत और हमारे जो बर्रे सग़ीर के मुसलमान थे उनकी कुर्बानियों के नतीजे में जो है दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये दुनिया की आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क था। लेकिन आप ये देखिए कि 1947 के बाद जब पाकिस्तान के हिस्से में जो इलाका आया, वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, तकरीबन नहीं था। और अगर आप देखें, मईशत का हजम नेग्लिजिबल था, और उस वक्त 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख आदमी लुटे पुटे ज़ख्मी हालत में, बेसरमान की हालत में पाकिस्तान आए। और उस वक्त जो जज्बा था वो ये था कि उनको न सिर्फ ये कि तेज़ी से हमने उनकी बहाली का काम किया, बल्कि उनका एतमाद भी हासिल किया। और मैं ये समझता हूँ, और कायद आज़म ने जो पहला बजट पेश किया वो फाजिल बजट था, हालांकि हमारे पास वसाइल नहीं थे और भारत जो है वो दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा था। तो अगर हम उन वजूहात की तरफ भी ज़रा किसी वक्त तवज्जो कर लें कि 1947 से 1958 तक जो पाकिस्तान ने खुद इंसारी का दौर देखा, जो पाकिस्तान ने जो है कुछ ऐसे फैसले किए जिससे कि ये लगता था कि ये बहुत बड़ी माशी क़ुव्वत बनने वाली है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जौहरी क़ुव्वत भी बन के दिखाया। मगर फिर उस वक्त ये मौका था कि जब आपने जौहरी क़ुव्वत बने थे, तो उस वक्त जो है फिर हमें ये देखना चाहिए था कि अब हम माशी क़ुव्वत भी बने, उसके हम पल्ला वो नहीं बन सके। और उससे पहले भी आपने जो कुछ बातों का जिक्र किया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आज हम आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन GDP की जो रैंकिंग है वो हमारी नंबर 47 है, और बांग्लादेश जो है वो मेरे ख्याल से कोई 41 के नंबर पर है जी। और अगर मैं देख रहा था कि पिछले 6 वर्षों में बांग्लादेश की मईशत का जो ग्रोथ हुई है वो GDP की, वो है $158 अरब, और हमारी हुई है 6 बिलियन डॉलर्स। तो अगर आप वजूहात देखें तो पहले तो मेरा ख्याल ये था कि जो हमारा एक फ़ैसला आया था मार्च 1955 में मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में, वो जो लॉ ऑफ नेसेसिटी का हमने दिया था, वो उसका भूत आज तक हमारा पीछा कर रहा है जी। और अगर सही वजूहात जाननी है तो मैंने ये इसके लिए देखा था कि जो पिछले 60 साल गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान की जो सबसे सुस्त तरीन
सुस्त तरीन शरह नमू रही थी 7, वो कौन सी थी, उससे भी आपको वजूहात का अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहली शरह नमू सुस्त जो थी, सुस्त तरीन, वो थी अय्यूब खान के दौर पर, जो उनका पहला साल था। जी। उसके बाद दूसरी सुस्त तरीन थी याया खान, जो उनका दूसरा दौर था। तीसरी जो सुस्त तरीन थी वो थी 1996-97, जब आपने एक हुकूमत को बरतरफ किया, केयर टेकर्स आए, दूसरे आए, वो तीसरी थी। चौथी थी परवेज़ मुशर्रफ की, 9/11 से पहले जो था वो वर्स्ट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद आप देखें एनआरओ से मुस्तफ़ीज़ होकर गिलानी जरदारी आई, हुकूमत आई, वो वर्स्ट थी। और उसके बाद इमरान खान साहब का जो पहला दौर था, पहला साल था 219, उसमें वर्स्ट थी। और 2020 में अगर मनफी है तो मैं उसको काउंट नहीं करता, जो कि वो इस बात की करती है कि हमारे यहाँ पेंडेमिक आ गया। तो ये 6 या 7 चीज़ें हैं, और जो मैंने आपको इब्तदाई बरसों का बताया, वो वजूहात का तयन कर रही हैं। उनकी तरफ हमें गौर करना होगा कि बार बार जो है फौजी मुदाखलत और बार बार हुकूमतों को गिराना और इन वजूहात की जो आपने निशानदेही की है, इससे निकलना कैसे है, और जो अब डगर है वो क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे सलमान साहब से। बहरहाल आगे बढ़ते हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। तो सर ये तो बहुत सारी वजूहात हैं जो अभी बताई भी जा रही थी सलमान शाह साहब, लेकिन सलमान शाह साहब इस वक्त बेहतर कैसे हो सकता है, क्या बेहतरी की जा सकती है पाकिस्तान में कि हम मुआशी तौर पर बेहतर हों? आशारिये जो आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसी से हों या पाकिस्तान की वजारतों से आने वाले हों, वो बहुत बेहतर होते हैं कि हालात बेहतरी की जानिब है, लेकिन आप ख़ुद भी देख रहे हैं एक आम आदमी के लिए हालात बेहतर नहीं हैं। इक़दामात होने क्या चाहिए थे माजी में और क्या हुए, और अब क्या करना चाहिए सर? ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है वो माशाल्लाह से किसी से कम नहीं है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे यंग आबादी है, यूथ हमारी है जो कि खासी टैलेंटेड भी है, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट और करने की भी बेशुमार अपॉर्चुनिटी भी है और ज़रूरत भी है। फिर हमारे पास ख़ित्ता जो है इसमें एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी भी है, सर्विसेज की भी इकोनॉमी है। हमारे पास बड़े बड़े शहर भी हैं और देहात भी हैं और खेत भी हैं और पहाड़ भी हैं, और हम दुनिया को कनेक्ट भी करते हैं। अगर आप देखें तो हम चीन और सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और साउथ एशिया सारों के दरमियान में एक कलीदी हमारी लोकेशन है। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट रही है ओवर द लास्ट 74 इयर्स, जो आप बात कर रहे हैं कि 60s की जो हमारी एक ग्रोथ पीरियड था, उसको हम सस्टेन नहीं कर सके। पहले हमारी जंग हुई हिंदुस्तान के साथ, जिसने वो ग्रोथ मोमेंटम को तोड़ा, फिर बांग्लादेश बना, उसके बाद एक पूरा निज़ाम में तब्दीली आई, नेशनलाइजेशंस हुई। नेशनलाइजेशंस के बाद आपने देखा कि फिर वो जो एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी और बैंकों को तहवील में लिया गया, तो वो भी नहीं चली और उनमें भी बेशुमार नुकसान हुए। और उसके बाद फिर हम अमेरिका के साथ मिलके हमने जहाद भी किया सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़। जब सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान में आया तो पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। उसके बाद फिर जब वो गया तो एक खाना जंगी भी हुई वहाँ पे, जिसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी बहुत बुरा आया। और फिर 9/11 के बाद दोबारा से एक जंग वहाँ पे हुई, जिसमें अगेन पाकिस्तान अमेरिका के साथ उसमें शामिल हुआ जी। तो हम तो पिछले 40 साल से तकरीबन एक जंग की कैफियत में हैं, और हमारी वजह से अगर आप देखें कि अफ़गानिस्तान में जब मुजाहिदीन ने सोवियत यूनियन को हरा दिया, तो उसके बाद सोवियत यूनियन कायम नहीं रह सका और बर्लिन वॉल गिर गई, और यूरोप जो है वो ईस्टर्न यूरोप जो है वो भी आज़ाद हो गया। और वो जो आज़ादी के बाद पूरा सेंट्रल एशिया भी आज़ाद हुआ। उन ममालिक में जो आप बात कर रहे थे कि इर्द गिर्द ममालिक हमारे तरक्की कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रह गए हैं? क्योंकि इन ममालिक ने बहुत सी रिफॉर्म्स की हैं। ईस्टर्न यूरोप की रिफॉर्म, सेंट्रल एशिया में रिफॉर्म्स। अब आज
देखें आप उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये एरियाज़ भी रिफ़ॉर्म करके अपनी इकॉनमी को बेहतर करते जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान का भी एक वक्त आया है कि अफ़गानिस्तान में अब अमेरिका भी जा रहा है और उम्मीद है कि अगर ये खाना जंगी ना हुई और एक मायदे के तहत वहाँ पे अमन आ जाता है और ये ख़ित्ता भी अब खुल जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इधर हो जाती है, तो पाकिस्तान को भी अपने आप को रिफ़ॉर्म करने की बहुत अशद ज़रूरत है। जितनी रिफ़ॉर्म्स हमने नहीं की 40 साल में, पिछले 40 साल जब हम जंगें लड़ रहे थे, अब वक्त है कि हम उसको करें रिफ़ॉर्म्स को। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे नज़र में रिफ़ॉर्म्स ये है कि हमारा जो सिविल सर्विस का निज़ाम है, ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, वो इन्वेस्टमेंट को नहीं होने देता। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती। हमारे इदारे जो हैं वो मॉडर्नाइज नहीं हुए जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, कंप्यूटराइजेशन होनी चाहिए। डिजिटल इकॉनमी में भी हम पीछे हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में, और टेक्नोलॉजी में भी हम पीछे हो गए हैं। हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत से उसके ऊपर मसले मसाइल हैं, उसमें कार्टेल्स भी हैं, उसमें मोनोपलीज भी हैं, लेकिन उसमें कंपटीशन की तरफ जब आप जाते हैं तो बहुत से मसाइल हैं। उसमें ओवर रेगुलेशन भी है और बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में बिज़नेस करना। अगर आप देखें कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी हमारा नंबर जो है वो, आबादी तो हमारी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी है, लेकिन हमारे नंबर्स जब आते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजन्स जब हम करते हैं किसी चीज़ में, हम 150 पे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लें, ये तो रहा है सर कि जो आपने रिफॉर्म के मामलात बड़े पेचीदा हैं, जिस जो आपने अफसरशाही की बात की है वो सबसे ज़्यादा हर्डल्स उन्हीं की वजह से क्रिएट भी होती हैं। ये भी माजी में हम देख रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। शायद हसन सिद्दीकी साहब, रिफॉर्म्स की एक बड़ी अहम बात की है सलमान साहब ने। हम छोटी सी एक मिसाल कराची को ले लेते हैं, सिंध को ले लेते हैं। यहाँ पर एक सेक्टर में बात हो रही थी हमारी पिछले दिनों में, तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में उन्होंने कहा कि कराची में किसी तरह की कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें को 8 से लेकर 13-14 जो NOC हैं वो लेने पड़ जाते हैं। जो काम इस्लामाबाद या लाहौर में 2 दिन में हो जाता है, हमें वो 2 माह लगते हैं। फिर एक तो काम का तरीक़ाकार और दूसरा फिर वो जो वैसे अंडर द टेबल मामलात हैं वो मुश्किलात है। जो अभी बात की है ये जो अफसरशाही के मामलात, ब्यूरोक्रेसी के मामलात है, ये भी हैं, लेकिन रिफॉर्म्स जो होनी चाहिए थी वो हो क्यों नहीं पाई हैं और उसकी सबसे बड़ी रुकावट कहाँ रही है? देखिए, आपने एक इंतहाई अहम नुक्ता उठा दिया है। मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कई दिहाइयों से एक गठजोड़ है अशराफिया का, जिनको आप माफिया भी कह सकते हैं, कार्टल्स भी कह सकते हैं, और हुकूमतों का, जिसमें वफाकी हुकूमतें भी शामिल हैं, सूबाई हुकूमतें भी शामिल हैं, मुंतखब हुकूमत भी शामिल हैं और दूसरी हुकूमतें भी शामिल हैं। ये गठजोड़ अगर बरकरार रहता है तो फिर इस्लाहात की बात करना बेमानी हो जाता है। मैं भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ रहा था। वो कहते हैं जी पेंडेमिक के ज़माने में भी जो फैसले जिन लोगों ने किए, जिनके हाथ में इक़्तिदार था, उन्होंने अपना मुफाद देखा, उनके जो इससे मुतासिर हुए उनका नहीं देखा। ये बिल्कुल सही है। आपका जो 2000 अरब का जो पैकेज है उसका बड़ा हिस्सा तो चला गया ताकतवर तबकों को। फिर आपने मनफी ग्रोथ रेट का कंसेप्ट लेकर आ गए, तो मनफी ग्रोथ रेट अगर आप करेंगे तो कर्जे लेने वालों को तो फ़ायदा हो गया, कंस्ट्रक्शन वालों को भी फ़ायदा हो गया, मगर 2 करोड़ लोगों को जिनको बैंकों में खाते हैं, जो कौमी बचत स्कीमों में लगाते हैं, तो बुनियादी तौर पर 2 वजूहात। नंबर 1 अशराफिया का और हुकूमतों का गठजोड़ है, ताकतवर तबकों का गठजोड़ है, और दूसरी ये थी कि चाहे आप माने या नहीं माने, बुरा लगे या नहीं लगे, इख्तिदार में आने के लिए, इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए बैरूनी अशराफिया और मुल्की अशराफिया दोनों की मदद दरकार होती है। इसके दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। तो अगर आप जिसकी मदद से इख्तिदार में आए हैं, जिसमें बैरूनी ताकतें भी शामिल हैं, तो वो भी IMF और FAF के थ्रू हमें दबाते हैं। दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल करप्शन भी हो रहा है, फाइनेंशियल करप्शन भी हो रहा है, और ताकतवर तबकों के मुफाद में या उनके दबाव में वो फैसले होते हैं उनके मुफाद में जिनका मुतालबा तक उनकी करने की हिम्मत नहीं होती। मसलन पाकिस्तान में कभी किसी की हिम्मत नहीं थी कि पब्लिकली ये मुतालबा करें कि लूटी हुई दौलत जो बाहर गई है उसको पाकिस्तान वापस ना लाएं। किसी का मुतालबा नहीं था। वो कहते हैं हमसे टैक्स ले लें। लेकिन हमने क्या फैसला किया?
कि जो लूटी हुई दौलत बाहर गई है उसको बाहर ही रहने दें और उसको यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है। 2 फैसले इस हुकूमत के दौर में हो गए। तो अगर आप इन चीज़ों को ज़रा सा आगे बढ़ाएं तो 1980 से आज तक हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भारत और बांग्लादेश और श्रीलंका से बहुत कम है, अबाउट 4.7%। तो ये तो वो मुल्क है जो मेरी रिसर्च है कि अगर अल्लाह ताला ने जो मेरे मुल्क को वसाइल दी हैं मादी और इंसानी, उनका सही इस्तेमाल होता, दानिशमंदाना पॉलिसियाँ बनाई जाती खुद नसारी पर, तो हमारा GDP होना चाहिए था इस वक्त 1500 अरब रुपया, 280 अरब नहीं होना चाहिए था। हमारी बरामदात जो हैं वो 25 या 26 बिलियन डॉलर पर फख्र करने के बजाय हम 300 बिलियन डॉलर की बात कर रहे होते। हमें इंजीनियरिंग के शोबे में जाना था, हमें IT के शोबे में जाना था। हमने अपने शोबों को नज़रअंदाज किया है, दानिस्तान नज़रअंदाज किया है। 3 चीज़ें बुनियादी होती हैं। एक होता है GDP के तनासुब से टैक्सों की वसूली, दूसरा होता है कौमी बचतें और तीसरा होता है सरमायाकारी। हमने इन तीनों को छोड़ के रेमिटेंसेस के पीछे पड़ गए। अब मैं आपको बड़ी वाज़ेह मिसाल दे दूँ। मैं ये देख रहा था कि 8 वर्षों में 168 अरब डॉलर की तरसीलात पाकिस्तान आ गई। अब आपको बरामदात बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका टैक्सों का निज़ाम ऐसा है कि बरामदात बढ़ेंगे नहीं, आप यूटिलिटीज़ के नर्ख बढ़ाते हैं। मगर मेरा कहना यह था कि कम से कम 8 वर्षों में 100 मरतबा स्टेट बैंक ने ये लिखा है कि ये कारकुनों की तरसीलात है, ये लेबर्स की तरसीलात है। खुदा की गज़ब से लेबर 168 अरब डॉलर नहीं भेजा करते। जो आप छोटी छोटी रेमिटेंसेस अगर निकालें हैं तो 168 में से ज़्यादा 30 अरब डॉलर कारकुनों का है। बाकी उन लोगों का है जिन्होंने 111(4) इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक के तहत जो है वो रेमिटेंसेस मंगवाई है हुंडी से वापस जाने के बाद। अब मैं एक आपको अगर फिगर दूं कि पिछले 27 वर्षों में बैंकों के जरिए कानूनी तरीकों से मार्केट से आपने डॉलर खरीदे, चोरी के पैसे से, जायज़ पैसे से, नाजायज़ पैसे से, उस पैसे को बैंकों के थ्रू बाहर भेज दिया। उसका हजम है 175 अरब डॉलर। और मेरे मुल्क पे आज जो कर्जे अभी तक हुकूमत ने बताए हैं वो है 117 अरब डॉलर मार्च तक। तो अगर 175 अरब डॉलर का बड़ा हिस्सा नहीं जाता, आप सिर्फ एक कानून बनाने की हिम्मत कर लें। वो कानून ये है कि तालीम के लिए इलाज मुआवजे के अलावा किसी पैसे के कोई मार्केट से खरीदे हुआ डॉलर बाहर नहीं जाएगा, इल्ला ये कि स्टेट बैंक से अप्रूवल ले लें। तो अगर ये 175 अरब डॉलर का कर्जा के पैसे बाहर नहीं जाते तो आज आपके पास कर्जा इतना कम होता, और जो कर्जा होता वो डैम्स के लिए, जो होता है बरामदात बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट्स कम करने के लिए। तो ये जो पॉलिसी बनी थी 111(4) और दूसरी है ये है वडेरा शाही कल्चर को नवाजने की पॉलिसी। एक तो ये बुनियादी बात है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास एहतसाब नहीं है, फाइनेंशियल करप्शन है। देखिए ब्यूरोक्रेसी का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की ज़रूरत है। वो ये कहते हैं हम ऊपर आते हैं, अगर हम उनके अहकामात ना माने जो हमें इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें खड्डे लाइन डाल दिया जाएगा। और मैं जो है मेरी बीवी जो है वो अपने ससुर को भी गालियां देगी कि इस आदमी को कहाँ पकड़ लिया। तो आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखें, आप एहतसाब का निज़ाम तो लेके आएँ। और इसलिए हिम्मत किसी की नहीं होनी चाहिए कि वो हुकूमत में बैठकर इदारों को, नैब को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको सियासी मकासद के लिए, और सरकारी मुलाजमीन को जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका भी तो एक कैरियर अजीज़ है। तो मेरा सिर्फ कहना यह था कि एहतसाब का अमल, फाइनेंशियल करप्शन, इंटेलेक्चुअल करप्शन, और जो 3 बुनियादी चीज़ें मईशत की तरक्की के लिए, और तालीम और सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग, इन तीनों में हम एशिया के और अफ्रीका के बेशतर ममालिक से कम खर्च कर रहे हैं। वो कम क्यों खर्च कर रहे हैं? जो आपने बात की, शायद साहब मैं शाह साहब से, सलमान शाह साहब, जो आपने रिफॉर्म्स की बात की, हर्डल्स कहाँ आती हैं? जैसे बात हुई कि मफादात हैं, चाहे वो कार्टल में हुकूमतें हों, सियासी जमातें, या बहुत बड़े बड़े लोग हों, चाहे उसमें कोई भी शामिल हो सकता है, तो वो उनके लिए ही कवानीन बनते जा रहे हैं। अभी बड़े दावे हो रहे हैं, हम ये देखते हैं, अभी मैं कल ख़बर पढ़ रहा था हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने कि 1600 अरब रुपया मज़ीद कामयाब पाकिस्तान के लिए दिया जाएगा, जिसको सबसे ज़्यादा ताकत, शायद साहब आप, हम लोग कहते हैं वो पाकिस्तान का नौजवान है। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए अरबों रुपया दिया जा रहा है। क्या ये छोटी छोटी ये जो काम है, ये पाकिस्तान की मईशत को खुद मुख्तार और अपने पाँव पर खड़ी करते हुए ये प्रोग्राम्स नहीं हो सकते? ये नाकाफ़ी हैं? देखिए, हर छोटा स्टेप जो है वो अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिकवरी का हिस्सा बनता है। और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम जो है ये एक बड़ा मौजूद स्टेप है, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक पूरी इकोसिस्टम है, जो एक इनफॉर्मल इकोसिस्टम है, उसमें इन्वेस्टमेंट को लेके आना, उसको फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बनाना, और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग वहाँ मिले, हाउसिंग का काम हो,
कारोबार का काम हो तो वो बड़ी एक अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बेशुमार चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप बांग्लादेश को आप कहते हैं कि वो तेज़ी से डेवलप किया है, तो एक इंडिकेटर जो है वो पाकिस्तान का जो है, और उनका अगर कंपेयर करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो में जो फ़र्क है वो एक अस्टाउंडिंग फ़र्क है। अगर पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो आप देखते हैं पिछले तकरीबन 10 साल में ये 12, 13, 14%, 15 हद है तो 15% पे तक गई है। बांग्लादेश की जो इन्वेस्टमेंट है वो 30% प्लस पे चल रही है। सो नंबर वन चीज़ ये है कि हमने इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ है। हम इन्वेस्टमेंट के रास्ते में इतने ज़्यादा हमने हर्डल्स क्रिएट किए हुए हैं कि कोई बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करने जाता है तो उसको सुर्ख पीते का सामना करना पड़ता है, उसको हर किस्म की एनओसीज, अभी बात हो रही थी, वो लेनी पड़ती हैं। उसके बाद उसको हर किस्म का अदारा जो है वो टैक्स के चक्रों में भी डालता है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में डालता है, तो वो इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाती। और पाकिस्तान की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इन्वेस्टमेंट को करें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़जाना है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारा पानी है, हमारी ज़मीनें हैं, हमारा एग्रीकल्चर है। ये तमाम चीज़ों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी भी अब आप देखें हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसके तहत चाइना की एक दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जिसमें हमें एक्सेस है कि हम वहाँ चीज़ें बेच सकते हैं, ज़ीरो ड्यूटी बेच सकते हैं, मोस्ट प्रेफर्ड नेशन के स्टेटस हमें वहाँ मिले हुए हैं, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमें ज़रूरत है अपने मुल्क में करने की। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को लाने की ज़रूरत है, अपने लोग जो हैं उनको भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और पूरा इकोसिस्टम जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का और हाई वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर का या आईटी इंडस्ट्री का या सर्विसेज का, इसको बनाने की ज़रूरत है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो रेड टेप में माहिर है, लेकिन फैसिलिटेशन उनको नहीं आती। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पैदा करने के लिए ये जितने इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं इसमें हमें टॉप 10 में होना चाहिए। हम बॉटम 100 में जब पहुँचे हुए हैं, हमारी पोजीशंस हैं, और हमें नज़र आ रही हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। एक हमारी फोकस होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, और बड़े तेज़ी से ये काम होने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में डीरेगुलेशन खासी की जा रही है, दूसरे एरियाज़ में डीरेगुलेशन हो रही है, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। होपफुली ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपना इम्पैक्ट करना शुरू कर देंगी, और हुकूमत का जो फुटप्रिंट है इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन आप देखें कि पूरा एनर्जी सेक्टर जो है उसको हुकूमत मैनेज करती है, और वो एक डिज़ास्टर बन चुका है, और उसमें हर किस्म की करप्शन भी हुई है, उसमें गलत मायदों पे सिग्नेचर्स हुए हैं, 30-30 साल के मायदे आपके गले में पड़े हुए हैं, और अब आपकी इंडस्ट्री जो है वो कहती है हमें सस्ती बिजली दो, और IMF कहता है कि भाई ये सस्ती बिजली अगर देंगे तो ये जो आपकी बिजली की कीमत है ये कौन अदा करेगा। तो ये बड़े मसले हैं जिन्होंने स्ट्रैंगल होल्ड एक किस्म का इकॉनमी पे किया हुआ है। सो आई थिंक कि इसमें बड़ी एक तो जुर्रत चाहिए कि ये सारी चीज़ों को आप हर्डल्स को ख़त्म करें, नीचे लेके आएँ। ऑल्टरनेट एनर्जी जो है पाकिस्तान के लिए हाइडल, हम डैम्स बनाएं, सोलर पावर को आगे लेके आएँ। ये पुराने मायदे हैं, इनको फेज आउट करें। बिल्कुल, ये IPPs तो पाकिस्तान के लिए सब बड़ी मुश्किलात ही इन्होंने पैदा की हैं, और जितनी महंगी बिजली है, जब बांग्लादेश की बात हो रही होती है, भारत की बात हो रही थी, तो खित्ते में बांग्लादेश या श्रीलंका में जो सरमायाकारी बड़ी है, इवन पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ उठा के वो सारे के सारी अपने बिजनेस ले गए, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। सिर्फ एक छोटे से इसी वजह से कि वहाँ पे आसानी है बिजनेस करना, वहाँ पे कीमत, बिजली की कीमत कम है। हमारे जो बिजली के कारखाने हैं जो पाकिस्तान में लगे हैं, और जो उसी किस्म के कारखाने जो
बांग्लादेश में लगे हैं वो पाकिस्तानी बिजली 60-70% ज़्यादा है। बिल्कुल। तो उसको आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये मायदे किए गए हैं, और उसका इकॉनमी पे ऐसा होल्ड है कि वो इकॉनमी सस्ती बिजली किए बगैर आगे चल नहीं सकती, और उसकी वजह से आपका सब्सिडीज़ का बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर आपका मालियाती खसारे बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बस ये मसला ये जो है वो रहा कि जीडीपी का मामला है, टैक्स है, सरमायाकारी है, बचत है, ये वो 4-5 चीज़ें। और फिर अगर हम एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्रियल की, सर्विसेज की, इन तमाम एरियाज़ की बात करते तो वहाँ वो चीज़ें बेहतर हो नहीं पाई। लेकिन एक मामला बड़ा टैक्स का है। मैं शायद साहब पे कि हुकूमतें हमेशा से ये बात कर रही होती कि जनाब टैक्स जो है वो यहाँ उस तरह से, एक तो टैक्स पेयर की जब हम तादाद निकालते हैं तो बड़ी ही जो है वो मायूस कुन नज़र आती है, और लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हालात देखते हैं तो वो बहुत ही खौफनाक किस्म के हैं। तो ये टैक्स को बेहतर नहीं किया गया। मैंने तो अपने तकरीबन को 20-25 साल से, जब ज़माने तालिब इल्मी से अब सहाफ़त तक, हमने टैक्स की रिफॉर्म्स के दावे देखे लेकिन अमली इक़दामात नहीं देखे। ये कहाँ हर्डल है? टैक्स की रिफॉर्म्स करना तो कदरे आसान नहीं काम है जो नहीं की जा रही। सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल से ये तकरीबन नामुमकिन है। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि अगर आप 4 हुकूमतों को देख लें, पिछली मौजूदा, पिछली 2 और फौजी हुकूमत, उन सब का एक ही मंशूर था कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। जितनी टैक्स एमनेस्टी स्कीम पाकिस्तान में आई हैं और जिस कम शरह पर टैक्स पर आई हैं वो दुनिया में कहीं नहीं आई। इस हुकूमत के दौर में 3 टैक्स एमनेस्टी आ चुकी हैं और एक बदस्तूर जारी है। हमने तो 1.5% तक चले गए। तो सवाल तो यह है कि क्या काबीना, क्या सूबाई काबीना, क्या सूबाई असम्बलियाँ, क्या वफाकी हमारी जो पार्लियामेंट और है, ये इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये 10 नुकात हिकमत अमली में है तहरीरी तौर पर, इक़्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर हम अदल पर इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। तो क्या उनकी अपनी काबीना जिनको उन्होंने मुंतखब किया इसके लिए नहीं? ताकतवर तबके खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जो हुकूमत इस कदम को उठाएगी हम उसको गिरा देंगे। नंबर 1, अगर आप ये देखें कि इन 3 वर्षों में जो आदाफ रखे गए थे टैक्सों की वसूली के, और कई सौ अरब रुपए के टैक्सेस नए लगाए और 2400 अरब रुपए की शॉर्टफॉल टैक्सों में आई है, और किसी साल में हमारा टैक्सों की वसूली का हदफ हासिल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें 2003 के मुकाबले में 2008 में हमारी जो टैक्सों की वसूली एफबीआर की दुगनी हुई, फिर हर 5 साल के बाद दुगनी होती रही। ये 3 साल जो गुजरे हैं इसमें ये नज़र आ रहा है कि अब दुगनी नहीं होगी। तो बड़ी नाकामी जो हुई है वो टैक्सों की वसूली में है, और इसका बोझ जो डाला जा रहा है यूटिलिटीज़ के नर्ख और इनडायरेक्ट टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी का 610 अरब रुपए का आपने हदफ रख लिया। तो ये जो टैक्सों की वसूली है ये एक बड़ा है फैक्टर है, लेकिन कोई हुकूमत कर नहीं सकती। और उसका मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया कि वफाक की काबीना ये पास करके दिखा दे कि जो हम ये अगले जो है वो साल से ये कानून नाफिज होगा जो 100 दिन के अंदर करना था, और ये वसूल किया जाएगा। लेकिन मेरा कहना ये है कि इसको मैं क्यों कह रहा हूँ नामुमकिन है, इसलिए कि जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम 2019 में आई थी, आपको याद है, उसमें एक क्लॉज रखी गई थी कि जो लोग इस टैक्स एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनको जेल भेजा जाएगा, उनके असासे जब्त कर लिए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि उनकी तफसील बड़ी हद तक हमारे पास है, जो बिल्कुल सही है, उनकी लिस्ट है हुकूमत के पास। और मैंने उस लिस्ट की रोशनी में जो काम किया है वो ये है कि अगर मुल्की कानून के तहत मुल्क के अंदर असासों पर हाथ डाला जाए जिन्होंने एमनेस्टी से फ़ायदा नहीं उठाया, तो 900 अरब रुपया हासिल हो सकता है। जब मैंने एक प्रोग्राम में ये कहा तो पीटीआई के एक सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने 1-2 बहस के बाद ये कहा कि जब आप लोग जो है ना सड़कों पर आ जाते हैं, जो ताकतवर तबके दबाव डालते हैं, तो मैं क्या करूँगा, हमारी हुकूमत क्या करेगी? तो रिट इस मामले में है ही नहीं। एक चीज़। दूसरे कि जब हम सरमायाकारी की बात करते हैं तो हम मुझे कोई ये बताए कि कौमी बचत स्कीमें या डोमेस्टिक सेविंग्स किसी ज़माने में 18% हुआ करती थी, अब वही 6% पर क्यों आ गई? मैंने जो कहा था कि 3 बुनियादी चीज़ें हैं, तो इसमें तो बैरूनी कोई दखल नहीं है। हमारी मुल्की बचतें भारत और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में आधी से भी कम क्यों हैं? तो बुनियादी तौर पर हमारी जो पॉलिसियाँ हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये ताकतवर तबकों के दबाव में हैं, उनके मुफाद में हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन का देख लें तो उसमें 1000 अरब रुपया काला धन आ चुका है। दुनिया में शायद किसी मुल्क ने इतनी टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जितनी हमने दी है। हम 23 मरतबा IMF के पास जा चुके हैं। अगर कि हमारी पॉलिसियाँ दुरुस्त होती तो हर हुकूमत अपना फ़र्ज क्यों समझती है कि हमें IMF के पास जाना है
और ये आखिरी प्रोग्राम भी नहीं है, हमें भी ये पता है, आपको भी पता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप मौजूदा हुकूमत की बात करते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक जब इस हुकूमत का 5 साल पूरे होंगे तो हमारा ग्रोथ रेट औसत सालाना 3.5 से ज़्यादा नहीं होगा। इसमें किसी पाकिस्तानी को शुबा नहीं होना चाहिए। जबकि 1980 से 2018 तक ये था तकरीबन 4.7%। तो अगर आप 3.5% पे ग्रो कर रहे हैं, कर्जे आपके बेतहाशा बढ़ रहे हैं, महंगी शरह सूद पे जितने कर्जे इस हुकूमत ने लिए हैं शायद ही किसी ने लिए, महंगी शरह सूद पे मैं बात कर रहा हूँ। आप ये देखिए ना कि आप जो रिजर्व हमारे हैं वो आधे से ज़्यादा तो प्लेसमेंट के हैं या स्वाब के हैं या कर्जों के हैं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा हो रहा है कि 30 सालों के लिए इस हुकूमत को क्या ज़रूरत थी बॉन्ड फरोख्त करने की? आप 5-5 साल के लिए कम मुद्दत के लिए दें। फिर रोशन डिजिटल अकाउंट का बहुत चर्चा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत आ रही हैं, लेकिन क्या हमें ये पता नहीं है कि जब हमने टैक्स एमनेस्टी दी थी इस हुकूमत ने तो 5 या 6% कहा था आप हमें दे दें और पैसा बाहर रख लें। अब बाहर जो है वो आधे % पे मिल रहा है मुनाफा, 0.5%, 1%। हमने उनको कहा 6.5% देंगे, तो 6 गुना अगर हम ऑफर कर रहे हैं और उसमें 1 साल के लिए 2 साल के लिए अगर कुछ पैसा आ रहा है तो इसको आपको वापस भी तो करना है ना। तो मेरा सिर्फ कहना ये था कि जब तक दानिशमंदाना पॉलिसियां नहीं बनती, और करप्शन में आपको भी पता है कि इस हुकूमत के दौर में जो हमारा इंडेक्स ऑफ मार्किंग है वो थोड़ी नीचे चली गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर हुई है, मगर ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स में हम मजीद नीचे गए हैं। हम GDP की रैंकिंग में 3 वर्षों में मजीद नीचे गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि सियासी दावे करने के बजाय, मसलन ये कहा गया कि हमने टैक्सों की वसूली का हदफ इस साल हासिल कर लिया, बहुत मुबारक सलामत हुई, लेकिन मैं आपसे रिकॉर्ड में बता रहा हूँ कि इस साल 231 अरब रुपया टैक्सों की वसूली हदफ से कम रही है। वो हदफ जो ओरिजिनल हदफ था जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि दीपापूर्ति की मईशत छोड़ दें, एक दफ़े बैठ के हालात का जायजा लें, और तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था अगर वो उन लोगों से प्राइम मिनिस्टर मशवरे करें जो उनके नजरियाती कारकुन हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो पिछली हुकूमत के लोग दानिशमंदाना फैसले और लॉन्ग टर्म मंसूबा जो है वो होने ज़रूरी हैं, लेकिन ये शॉर्ट टर्म मंसूबों ने, मेरा ख्याल है सलमान शाह साहब, वो कहीं ना कहीं हमें मुश्किलात से दो चार किया है, कहीं ना कहीं हमें मरवाया। चाहे वो अपनी हुकूमतें अपने हिसाब से, वो जो एक ख़ास थिंक टैंक बैठता है उसी हिसाब से वो फैसले हो रहे होते हैं। ये मुआशी तौर पर ये एक सवाल बड़ा सादा सा है। कहा जाता है कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए जो 5 साला मनसूबा बंदी शुरू की गई थी सदर अयूब के दौर में, उसी का तसलसल होता तो शायद वो बेहतर होता। ये बड़ा एक आमियाना सा सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह अब उस मनसूबा बंदी नहीं हो सकती है, या वो मनसूबे गैर फ़ाल थे इसलिए वो उसकी कॉन्टीन्यूटी नहीं हो पाई है? नहीं, देखें, एक बात तो ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी एक IMF प्रोग्राम से गुजर रहे हैं जी, और ऊपर से एक कोरोना की पेंडेमिक भी है 1.5 साल से। जी, और ये जो लास्ट IMF प्रोग्राम है इसमें हमारे ऊपर कर्ज़ों का इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है, उसकी वजह से हमें वहाँ जाना पड़ा। हमने अपनी इंपोर्ट्स को इतना बढ़ाया और एक्सचेंज रेट को भी हमने बड़ा मैनिपुलेटेड तरीके से मैनेज किया, जिसकी वजह से एक्सटर्नल डेट हमारा जो है वो तकरीबन 100 अरब डॉलर तक पहुंच गया। सो आई थिंक कि ये प्रोग्राम जो है इसको बड़ी कामयाबी से गवर्नमेंट इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रही है, और एक स्टेबलाइजेशन का जो बड़ा मुश्किल वक्त था उससे हम गुजर चुके हैं, जिसकी बहुत बड़ी डिवैल्यूएशंस हम भुगत चुके हैं, और हम अब इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। और बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं अब इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं, जैसे आपने पहले कामयाब पाकिस्तान का भी बात की। अगर वो कामयाबी से हम कर पाते हैं और अगर उसमें फाइनेंशियल फ्लोज जो हैं लो इनकम ग्रुप्स तक पहुंचने शुरू होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि इस वक्त वैल्यू चेन्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन को ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, सर्विसेज में ले लें, उन पे हुकूमत फोकस कर रही है। कंस्ट्रक्शन की तो खासी बातें हुई हैं जिसकी वजह से इस वक्त कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी बहुत तेज़ है और उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है और वैल्यू एडिशन भी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें बीज से लेके मार्केट तक तमाम रिफॉर्म्स की जा रही हैं और उसको अपग्रेड किया जा रहा है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बीज को फराहम करना,
रिसर्च इदारों को वो बीज बनाने के काबिल करना, चाइना के साथ उनके जो हैं कोलैबोरेशन करना, फिर फार्मर्स को एक्सटेंशन के काम के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए उनकी मदद करना, फार्म टू मार्केट रोड्स, फार्म टू मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स तक जो चाहिए उसको ठीक करना। तो ये काम जो है ये रिफॉर्म के काम हो रहे हैं। सही। एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन का एक प्रोग्राम है। दूसरा हमारा इस वक्त हमने डिविजनल प्लान्स पंजाब में शुरू किए हैं कि हर डिवीज़न की इकॉनमी को जितने भी हर्डल्स हैं उसको दूर किए जाएं, एग्रीकल्चर में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विसेज में हो, और वहाँ पे प्लानिंग के तहत उनको जगह भी मिले, इकोनॉमिक जोन्स भी हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो, शहरों को रीजुविनेट किया जाए, शहरों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को तेज़ किया जाए, जो मंडियां हैं शहरों में, होलसेल मार्केट्स हैं, रिटेल मार्केट्स हैं, इनको बूस्ट किया जाए। आईटी के एरिया में जितना काम हो रहा है वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना कभी नहीं हुआ। सो आई थिंक मेरे नज़र में तो इस वक्त हम बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जो नेशन बिल्डिंग करने की ज़रूरत है उसके ऊपर गवर्नमेंट का पहली दफ़ा फोकस है। इस किस्म का फोकस मैंने पहले नहीं देखा। पहले आप देख लें डायनेस्टिक फोकस होता था कि मेरी फैमिली के लिए क्या चीज़ अच्छी है या मेरे कारोबार के लिए क्या अच्छा है, वो काम हो रहा था। अब इस वक्त जो काम हो रहा है वो ये है कि इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है तो ये काम जो है वो इकोनॉमी और पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो वो करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फिर ही जाकर हम ये जो इतना बड़ा बोझ है उससे निकल सकते हैं। अब देखना ये कि इस साल में जो बजट आया है वो उसका फोकस भी आप देखें, इसी तरह का फोकस है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट, competitiveness in international markets, export oriented। ये जो 4 से 5 इश्यूज आप सलमान शाह साहब बता रहे हैं इनके ऊपर फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त की भी कमी हो रही, पाकिस्तान की 74 साला मुआशी सूरत हाल और फिर इस वक्त मौजूदा हुकूमत के किए जाने वाले इक़दामात, जहाँ प्लस हैं, कहाँ माइनस है, कहाँ बेहतरी है और कहाँ इस वक्त मनफी ग्रोथ है, उस पर आज हमने बात करने की कोशिश की। पाकिस्तान के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए आपकी बड़ी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। जिंदाबाद पाकिस्तान की खुसूसी ट्रांसमिशन से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।